Hello dear students, welcome back to Elegant Classes. I am Komal Daima here to teach you economics for your CUET as well as your 12th board examination. Okay, so अभी आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं राइट, तो यू मस्ट बी फीलिंग टेंस्ड राइट. तो आज हम ना 3 टिप्स बात करेंगे आपके एग्जाम्स के बारे में. ओके, आज हम क्या कर रहे हैं, 3 टिप्स दे रहे हैं आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो चलिए ये 3 टिप्स अलग अलग होंगे फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर CUET. ओके, सो देखते हैं क्या कौन से टिप्स है. अभी देखिए आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है. ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना एक टाइम टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले तो आपका. दिस इज द फर्स्ट टिप. ठीक है, जिसमें कुछ चीजें और भी आएंगी. तो एक टाइम टेबल क्रिएट करना है और ऐसे आपके टाइम को डिवाइड करना है कि आप एक सब्जेक्ट एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए. ठीक है, पहले आपने सब्जेक्ट कवर किया, फिर उसका रिवीजन स्टार्ट किया और रिवीजन के साथ ही आपने एटलीस्ट 3 से 4 आपको क्या करनी है, उस सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं. 3 से 4 टेस्ट. ठीक है, उस सब्जेक्ट के रिटन टेस्ट राइट. ये है आपकी फर्स्ट टिप फॉर योर एग्जाम. ठीक है, ये फर्स्ट टिप होगी. क्या करना है, टाइम टेबल क्रिएट करना है. इस तरीके से करना है कि एक सब्जेक्ट पहले आप कवर कर ले, उसके बाद उसकी रिवीजन स्टार्ट करें. ठीक है, और जब रिवीजन स्टार्ट करते हैं तब आपको 3 या 4 टेस्ट सॉल्व करनी है. ठीक है, और वो चेक करवा कर लेनी है आपके टीचर से. ठीक है, फाइन. ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग. ठीक है, फर्स्ट टिप. ठीक है, सेकेंड टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आएगी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ठीक है, आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना है राइट. तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पर सोना है, टाइम पर जगना है. ज्यादा देर आपको जगना नहीं है रात में, क्योंकि आप जितना जगोगे उतना आपको क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेडेक हो सकता है. ठीक है, तो आपको रात में जगना नहीं है. ठीक है, टाइम पे सोना है, टाइम पर उठना है. ठीक है, सेकेंड थिंग हेल्थ के रिगार्डिंग आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ताकि आपकी मेमोरी भी शार्प हो और आप बीमार भी ना हो. पानी पूरी चाट, बाहर का चाट, ये सब कुछ कुछ दिन के लिए आपको क्या करना है, अवॉइड करना है. ठीक है, हाँ मन तो बहुत करता है खाने का, लेकिन यू हैव टू डू दैट. ठीक है, आपको ये सब क्या करना है, अवॉइड करना है. फाइन. थर्ड टिप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आपको क्या करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. ठीक है, टेंशन के साथ जीना नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि जितना आप टेंशन लोगे ना, जितनी पढ़ाई की है वो सब भूलते जाओगे. ठीक है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आप टेंशन लेते हो तो राइट. तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है. दिस इज द थर्ड टिप फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, फाइन. अभी देखिए यही बात करते हैं CUET की. ठीक है, CUET की फर्स्ट टिप क्या है, CUET की फर्स्ट टिप ये है कि आपको आपके चैप्टर में से जो बेसिक थिंग्स जो आपको लगती है कि आपको ये पूछी जा सकती है MCQ के फॉर्मेट में, जैसे कुछ कंसेप्ट है. ठीक है, ये आपको क्या करने हैं, ये आपको क्या करने हैं, आपको नोट करने हैं. ठीक है, आपको इसे नोट करना है या हाईलाइट कर लेना है बुक में ही, इन बुक इटसेल्फ. ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करते जाना है. ठीक है, उसको रिवाइज करना है. और ये फर्स्ट टिप, सेकेंड टिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द CUET कि आपको 10 to 12 एग्जाम्स छुड़ाने हैं. ठीक है, MCQ टेस्ट 10 to 12 देने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा MCQ आप सॉल्व करोगे ना, उतना एग्जाम में गलत कम होंगे. ठीक है, जितने ज्यादा MCQ क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर रहे हो, उतना आपको एग्जाम में स्ट्रेस भी कम होगा कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है. और सेकेंड चीज आपको क्या होगी, आदत हो जाएगी, तो आप आपका टाइम भी सेव कर पाएंगे. ठीक है, MCQ सॉल्व करते करते. देन द थर्ड टिप जो आपके यहाँ पर आपको फॉलो करनी है, सेम फॉर योर हेल्थ एंड सेम फॉर योर क्या ध्यान रखना. ठीक है, एक मेजर थिंग ये है कि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है राइट. तो क्या कीजिए, आप स्वेटर जैकेट्स ये पहनकर ही बाहर निकलिए. ठीक है, उसके सिवा अगर आप निकलोगे तो आपको सर्दी हो जाएगी. ठीक है, और सर्दी होगी तो आपके 2-3 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे. ठीक है, और अगर बाय चांस किसी की तबीयत खराब है तो वो अभी रेस्ट कर ले. अगर अभी रेस्ट नहीं करोगे ना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे दिखेंगे. अगर एक दिन रेस्ट करके आप ठीक हो सकते हो तो हो जाइए, वरना आपके 3-4 दिन क्या होंगे, यहीं पर वेस्ट हो जाएंगे राइट. मेन थिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रेजेंटेशन. आपको आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ. अगर आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे 1 या 2 फॉर्मेट में लिखने की बजाय आप क्या कीजिए, सॉरी ये ऐसे नहीं, ये ऊपर आता है. ठीक है, अलाउ मी अ मिनट, आई विल क्लियर दिस. ओके, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है. ठीक है, अलाउ मी अ मिनट फॉर दैट. देखिए, आपको ये फॉर्मेट तो नहीं करना है, इसलिए मैं इस फॉर्मेट को यहाँ पर से हटा दे रही हूँ. ठीक है,
इसे हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं और आपको किस फॉर्मेट में चलना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको किसी के टाइप्स पूछे गए ना तो आप क्या करोगे, ऊपर ऐसे हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये एक हेडिंग होगी आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। इसके नीचे आप क्या करोगे, एक ऐसा फ्लो चार्ट तैयार करोगे, यहाँ पर माइक्रो लिखोगे, यहाँ पर मैक्रो लिखोगे, ठीक है, और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे 2 पॉइंट्स में, फॉर एक एग्जांपल देना है और उसका मीनिंग समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 मार्क ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। जो पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख रहे थे, अगर आप उसे इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आप यहाँ पर 1 मार्क क्या कर रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, ओके। अंडरलाइन, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको 1987, 1844 ऐसे कुछ अगर ईयर्स लिखने हैं तो आप उसे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है, हाईलाइट कर दोगे। किसी के नाम लिख रहे हो उसे आप हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। पॉलिटी में कोई आर्टिकल लिख रहे हो, लाइक आर्टिकल 14, 15 ये कुछ आप इंक्लूड कर रहे हो तो उस पर भी आप क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे, ताकि आपका कुछ मेन पॉइंट जो है वो दिखे और आपको उसके मार्क्स मिले, ठीक है। हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, हैंडराइटिंग इतनी मैटर नहीं करती है, नॉलेज मैटर करता है, बट थोड़ी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, ओके फाइन। तो चलिए, आपको सारे टिप्स समझ में आ गए फॉर योर CUET एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो अभी हम आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट, ओके। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करने जा रहे हैं ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो लास्ट चैप्टर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। उसके बाद हम डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स देखेंगे CUET के लिए, ठीक है। तो अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन इकोनॉमी पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ओपन इकोनॉमी। तो ये जो ओपन इकोनॉमी वाला पार्ट है वो CUET में नहीं आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, लेकिन मैंने इसलिए कवर किया है कि इस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसी से स्टार्ट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो देखते हैं ओपन इकोनॉमी मतलब क्या, ठीक है। पहले ओपन इकोनॉमी का मीनिंग समझ लेते हैं। अभी देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे समझते हैं, ठीक है। मुझे ना कुछ चीजें इंपोर्ट करनी मतलब मंगवानी है, ठीक है, मंगवानी है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक डीलर से कांटेक्ट किया, उसने मुझे सामान चाइना से भेज दिया, ठीक है, चाइना से भेज दिया। उसने मुझे इंडिया में सामान चाइना से भेज दिया, मैंने वो सारा सामान कलेक्ट किया और उसे यहाँ पर सेल किया, ठीक है। इस तरीके से मेरा रोज का काम होता है। इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। इसे क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी मतलब अलग अलग कंट्रीज के साथ हम अलग अलग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। किस लिए, फॉर ट्रेड, कुछ सामान लेना है, कुछ बेचना है, कहीं से कुछ खरीदना है, किसी को कुछ सेल करना है, ठीक है। इन सब के लिए जो ये सब के लिए जो अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं ना इकोनॉमीज में अलग अलग, उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी, फाइन। पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी 1991 तक, ठीक है। उसके बाद ये ओपन इकोनॉमी बनी, ठीक है, ओके। तो देखिए अभी हम सही ऑप्शंस देखते हैं। अभी आपको तो मीनिंग समझ में आ गया है, राइट। तो हम अभी ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। ओपन फॉर ऑल टू परचेज द आइटम्स, नॉट एट ऑल, अभी हमने मीनिंग देखा है। इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, ये हो सकता है। आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेरी लेस गवर्नमेंट डिस्टर्बेंसेस, नो, रॉन्ग ऑप्शन। डिफरेंट इकोनॉमीज, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट इज द राइट आंसर, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। लेकिन कैसा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस, उनके परचेज सेल इनके बारे में, ओके फाइन। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अभी हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, what gives investors the opportunity to choose between domestic and foreign assets, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो इन्वेस्टर्स को क्या देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो क्या कर सके, वो चूज कर सके अपनी डोमेस्टिक या फॉरेन असेट्स में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड लेते हैं, ठीक है। लैंड, मुझे इंडिया में एक लैंड लेनी है, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इंडिया में एक लैंड लेनी है, ठीक है। और वही लैंड, एक लैंड उतने ही प्राइस में मुझे US में भी मिल रही है, लेकिन फायदा पता क्या है, मैं जो इंडिया में ले रही हूँ उसके रेट 5 साल बाद उतने नहीं बढ़ेंगे जितने USA में बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं USA से ही लैंड खरीद लेती हूँ, ठीक है। मुझे 2 ऑप्शन मिले, एक डोमेस्टिक में मिला, एक फॉरेन में मिला। मैंने दोनों का कंपैरिजन किया, अमाउंट सेम था, मुझे जो बेटर लगा मैंने वो ऑप्शन क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इन्वेस्टर को ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, तो उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वहां पर उन्हें इकोनॉमिक में, फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी में उन्हें डिफरेंट डिफरेंट असेट्स जो होते हैं वो डोमेस्टिक के भी देखने मिलते हैं और फॉरेन के भी देखने मिलते हैं। और फिर वो अपने लिए कंपैरिजन कर कर चूज करते हैं कि उन्हें कौन सा आइटम चाहिए, ठीक है।
मार्केट्स के अलग अलग टाइप है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको उसके टाइप्स बताती हूँ। फाइन, ओके। सो टाइप्स है मार्केट के, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अभी एक और टाइप बताती हूँ जहां पर आप ना इसे अलग से लिख सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट है, प्रेजेंटेशन करते हैं हम यहाँ पर इसका छोटा सा। देखिए, कॉमन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड लेबर मार्केट। ठीक है, ये 3 टाइप्स है मार्केट्स के। ठीक है, सॉरी। तो कॉमन मार्केट में क्या होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर सेल होगी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हमने अभी देखा। और लेबर मार्केट मतलब कि मुझे अगर कहीं पर क्या करना है, मुझे अगर कहीं पर इंडस्ट्री ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगी, देखूंगी कि किस कंट्री में मुझे लेबर्स के रेट कम मिल रहे हैं, रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे हैं। ये आता है लेबर मार्केट में। ठीक है, इट्स टू इजी। ये एक टाइप सीख लीजिएगा प्रेजेंटेशन का जो मैंने अभी आपको दिखाया। ओके फाइन, समझ गए आप कितने मार्केट्स है, कॉमन, फाइनेंशियल एंड लेबर। सबके मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने 3 कंसेप्ट्स कवर किए, मतलब 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉमन, फाइनेंशियल एंड लेबर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, what enters as an injection to circular flow of increasing aggregate demand for goods produced within the domestic country। ठीक है, देखिए डोमेस्टिक कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो इसके लिए, इसकी इनकम बढ़ने के लिए, मतलब इसके एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के लिए कौन से इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में इंटर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ठीक है, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, जो हमारे लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ने के लिए कौन सा इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का मीनिंग है। तो अभी हम देखते हैं, डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है, राइट, डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट में ऐसी कौन सी चीज इंजेक्शन बोलकर क्रिएट करेगी। ठीक है, इंपोर्ट टू फॉरेनर्स। ठीक है, इंपोर्ट टू फॉरेनर्स ये आता है इंजेक्शन के रूप में, राइट। नॉट एट ऑल, ये नहीं आता है। ठीक है, ये लीकेजेस में आता है। अगर हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो हम किसी और को दे रहे हैं, राइट। हमें कहीं से पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, हम पैसा किसी और को दे रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये लीकेज है। ठीक है, ये लीकेज है एग्रीगेट डिमांड, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसके लिए ये लीकेज है। और इंजेक्शन क्या है, एक्सपोर्ट टू फॉरेनर्स। ठीक है, हम फॉरेनर्स को एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे, राइट, तभी हम पैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये इंजेक्शन हो रहा है इंडिया के लिए। तो एक्सपोर्ट टू फॉरेनर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हो, इट्स टू इजी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स this spending escape as a dash from the circular flow of income decreasing aggregate demand। ठीक है, देखिए जब इंडियंस क्या करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर अपना पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी में क्या हुए। ठीक है, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में वो क्या है जो हमारी डिमांड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को। मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था, इसका सही आंसर लीकेज है, राइट, हमने अभी देखा था, राइट। ये सिर्फ उसका अपोजिट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है लीकेजेस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज द। ठीक है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज द। अभी हम एक पहले इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी एक करेंसी की प्राइस दूसरे करेंसी के टर्म्स में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए जो डॉलर है, यूएस का डॉलर है, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, उसका रेट है 80 रुपीज पर, 80 रुपीज है उसका रेट, 80 रुपीज जो इंडिया का रुपी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमें अगर डॉलर खरीदना है, $1, ठीक है, तो हमें इंडियन कितने पैसे देने पड़ेंगे, इंडिया के 80 रुपीज हमें देने पड़ेंगे। ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, किसी एक करेंसी के लिए जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसे कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, समझ गए, इट्स टू इजी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है ये आप समझ गए पक्का। क्या है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ।
अगर मुझे $1 खरीदना है यूएस का तो मुझे 80 रुपीज इंडियन के देने पड़ेंगे, इंडिया के, ठीक है। ये अभी करंट प्राइसेस है, इसमें चेंजेस आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, ओके, ठीक है। तो मुझे 80 रुपीज देने पड़ेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो मैं क्या कर रही हूँ, द प्राइस ऑफ वन करेंसी, किसी एक करेंसी के लिए मैं अपनी अनदर करेंसी की प्राइस दे रही हूँ, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ओके। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? ट्रेड, ठीक है, ट्रेड है ये तो सही है, ट्रेड है ये तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रेड है क्या? नो, ठीक है। बिजनेस ऑफ वन कंट्रीज रेसिडेंट विद अदर कंट्रीज, ठीक है, किसी एक कंट्रीज के रेसिडेंट का दूसरे कंट्रीज के साथ जो बिजनेस होता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन ये कब होता है? विद इन अ ईयर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है और जनरली ईयर पकड़ते हैं, ठीक है, जनरली एक ईयर काउंट करते हैं, ओके, ठीक है। तो बिजनेस ऑफ वन कंट्रीज रेसिडेंट विद अदर कंट्रीज मतलब मैं किसी और कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रही हूँ, एक साल में जो जितना आता है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ओके, व्हाट डज द करंट अकाउंट रिप्रेजेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। जो करंट अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में टू टाइप्स ऑफ अकाउंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शो करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये देखते हैं, ओके। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, ये करता है नहीं, कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नो। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, फाइन, चलिए देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। तो करंट अकाउंट में क्या रिप्रेजेंट होता है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। मतलब ट्रेड कहाँ? गुड्स एंड सर्विसेज में, फाइनेंशियल एसेट की बात यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड होता है, एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स मतलब अगर मैं कहीं और काम करती हूँ और मुझे अपने घर वालों को कुछ पैसे भेजने हैं, ठीक है, मैं काम करती हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूएई में, ठीक है, मैं यूएई में काम करती हूँ और मुझे अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं, तो मैं बैंक थ्रू पैसे भेजूंगी, तो ये सारे किस में काउंट हो गए? करंट अकाउंट में, इंडिया के करंट अकाउंट में काउंट हो गए, ठीक है, समझ गए आप? ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, वो हम देखते हैं, ठीक है, आगे। What include factor income and non-factor income transactions? What include factor income and non-factor income transactions? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ट्रेड इन सर्विसेज। मैंने अभी आपको करंट अकाउंट समझाया था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो गुड्स सर्विसेज का ट्रेड है उसमें इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम काउंट होती है, ठीक है, फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम काउंट होती है। फैक्टर इनकम मतलब अगर कोई लेबर आपके यहाँ पर काम कर रहा है तो आप उसे वेजेस दे रहे हो, ठीक है, ये आता है फैक्टर इनकम में, ठीक है। तो ट्रेड्स एंड सर्विसेज में काउंट होता है इन करंट अकाउंट फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम, ठीक है, इसमें ये इंक्लूड होता है, ठीक है, इट्स इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Buying foreign goods is expenditure from our country and it become the dash of that country, ठीक है। देखिए, हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, फॉरेन गुड्स खरीदते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो कंट्री से बेच रही है उसे पैसा मिल रहा है, जो कंट्री से बेच रही है उसे तो इनकम मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी? उसकी इनकम होती है, ठीक है। हम बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है? इनकम है, ठीक है, उसके लिए इनकम है। क्वेश्चन बहुत इजी था, राइट? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या? हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, चलिए देखते हैं, ओके, कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ लेते हैं, फिर आंसर देंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है? ये ना डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन कंट्री, ठीक है, ये क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। सपोज इस साल ना हमने 500 रुपीज का इम्पोर्ट किया एंड 300 रुपीज का एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया कि 200 क्या है, दिस इज द डिफरेंस, ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये डिफरेंस हो गया वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स के बीच में, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट के बीच में, ठीक है, ओके। तो देखते हैं ऑप्शंस।
The total economic output of a country, no. The difference between government revenue and expenditure, no. The difference between value of good, the value of exports and imports of goods in a country. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है आप लोग समझ गए, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ ट्रेड सरप्लस अराइज. ठीक है, ट्रेड सरप्लस कब होगा. अभी ट्रेड सरप्लस मतलब क्या, बजट सरप्लस पड़ा था याद है, तो ट्रेड सरप्लस का एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, हमने इस साल 300 रुपए का क्या किया, 300 रुपए का क्या किया, हमने सामान बेचा. ठीक है, 300 का सामान बेचा और 100 रुपए का हमने क्या किया, बाय किया. ठीक है, 300 का सेल किया, 100 का बाय किया एज अ कंट्री इंडिया ने. ये बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेड सरप्लस में है, राइट. हमने खरीदा कम लेकिन बेचा ज्यादा, राइट. हमने खरीदा कम लेकिन बेचा ज्यादा, मतलब बाय कम किया लेकिन सेल हमने ज्यादा किया. 200 रुपीज का हमें सरप्लस मिला, इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस. ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस. ठीक है, तो अब ये आप आंसर बताइए. When a country imports more goods than its exports, अगर import ज्यादा होगा तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा. नो. When a country's total trade is balanced, no, it's a balanced trade. Okay, then when a country exports more goods than it imports, ठीक है, जब कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उसके इंपोर्ट के बदले, तभी तो ट्रेड सरप्लस होगा, राइट. तभी तो ट्रेड सरप्लस होगा, राइट, है ना. समझ गए ना. ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए. Let's discuss our next question. What is known as capital account? Capital account का मतलब क्या है. ठीक है, What is known as capital account. मैंने अभी तक आपको करंट अकाउंट समझाया था, अभी कैपिटल अकाउंट देखते हैं. तो कैपिटल अकाउंट मतलब जो क्या कैलकुलेट करते हैं, जो फाइनेंशियल असेट्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, कैपिटल अकाउंट मीन्स जो कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल असेट्स को. ठीक है, उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में क्या अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स. एंड ट्रांसफर पेमेंट्स ये करंट में होता है. और कैपिटल में क्या होता है, फाइनेंशियल असेट्स. ठीक है, कैपिटल में होता है फाइनेंशियल असेट्स. ठीक है, ओके फाइन. चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हेन इज कैपिटल अकाउंट इज बैलेंस. ठीक है, कैपिटल अकाउंट कब बैलेंस होगा. ठीक है, हम यहाँ पर बैलेंस देख रहे हैं. ठीक है, मतलब इक्वल आएगा. ठीक है, ना ज्यादा ना कम. तो ठीक है, कैपिटल इनफ्लोज देखिए, जब किस कैपिटल अकाउंट बैलेंस कब होता है, जब कोई भी कैपिटल इनफ्लोज मतलब किसी ने हमसे लोन लिया है, वो हमें क्या कर रहे हैं, किसी ने हमसे लोन लिया है तो वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं. किसी ने हमारे यहाँ से जमीन रेंट पर ली है तो वो हमें क्या दे रहे हैं, उसका रेंट दे रहे हैं. ठीक है, ठीक है, उसकी इनकम दे रहे हैं. तो इसे कहते हैं कैपिटल इनफ्लोज. और कैपिटल आउटफ्लोज मतलब किसी से हमने लोन लिया है तो हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे. ठीक है, हम अगर किसी की लेबर हायर कर रहे हैं तो हम उन्हें वेजेस देंगे. ठीक है, ये जब इक्वल हो, ठीक है, ये दो जब इक्वल हो तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस्ड होता है. तो अभी ऑप्शंस देखते हैं. When there are no internal transactions, no, wrong. ठीक है, when capital inflows exceed capital outflows, no, no exit, no. ठीक है, exit तो का सवाल ही नहीं है. When capital outflows exceed inflows, no. When capital inflows equal to capital outflows. ठीक है, जब capital inflows जो है वो capital outflows को क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे, उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस. उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर टू एज. इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है. ठीक है, अभी हमने देखा कि उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आंसर अलग है. ठीक है, एक्सोजीनियस नहीं, डोमेस्टिक नहीं, इंडोजीनियस नहीं, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस. इसे क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस. लेकिन एग्जैक्टली से ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी. इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वो गैप फिल करने का काम करते हैं, राइट. अगर इंपोर्ट हमने ज्यादा कर लिया तो नेक्स्ट ईयर हम ध्यान रखेंगे कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें. ठीक है, तो अदर देन ये जो गैप है ये फिल करने के अलावा अदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे कहते हैं ऑटोनॉमस. ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो गैप फिल करने के बजाय इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं
उसे ऑटोनॉमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, ओके, फाइन, क्लियर है, राइट? ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। How are international transactions classified according to the new classification? न्यू क्लासिफिकेशन आया था, वो कौन लेकर आया था बताइए मुझे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज वेल एज, और कौन था उनके साथ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल। ठीक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कुछ क्लासिफिकेशन लेकर आए थे। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से नीचे दिए गए कौन से ट्रांजैक्शन सही है, मतलब कौन से अकाउंट सही है। ठीक है, ट्रेड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सर्विस अकाउंट, नो, करंट, फाइनेंशियल एंड कैपिटल। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये 3 अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन अब होता है। ठीक है, ये 3 अकाउंट का क्लासिफिकेशन अब होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन जो लाया था कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल, आगे बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल। इन दोनों ने जो नया क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं उस हिसाब से 3 अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल एंड कैपिटल। ठीक है, फाइन, ये याद रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है 3 चीजों के लिए। पहले क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा सकता है, सेकेंड की कौन कौन लेकर आया था ये पूछा जा सकता है, और थर्ड में भी आपको ईयर पूछा जा सकता है रिपोर्ट का, या फिर रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, 6th रिपोर्ट थी ये। ओके, इनकी 6th रिपोर्ट थी। फाइन, अभी हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? Where are the transactions arising from trade in financial assets such as bond and equity shares primarily recorded in the new classification? ठीक है, तो न्यू क्लासिफिकेशन में जो फाइनेंशियल असेट्स सच एज बॉन्ड एंड इक्विटी शेयर, ये किस में रिकॉर्ड होता है? ये किस चीज में रिकॉर्ड होता है? तो ये रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल अकाउंट में, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन। न्यू क्लासिफिकेशन के हिसाब से फाइनेंशियल असेट्स सच एज बॉन्ड एंड इक्विटी शेयर्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है? काउंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में काउंट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। व्हाट इज द मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर नोन एज? ठीक है, ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पर नेशनल करेंसीज का क्या होता है? ट्रेड होता है एक दूसरों के लिए। ठीक है, एक दूसरों के लिए। तो इसका जवाब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है? ट्रेड होता है किनका? नेशनल करेंसीज का एक दूसरों के साथ। ठीक है, एक दूसरों के साथ नेशनल करेंसीज का ट्रेड होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, फाइन, अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 17 डिस्कस हो गया, 18 देखना है, राइट? इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में व्हाट प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी? कंट्रीज की करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सबसे ज्यादा क्या इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, सॉरी, देखिए 2 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो पहले हम फ्लोटिंग एंड फिक्स एक्सचेंज रेट को समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइन, चलिए देखिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब क्या? ये इस तरीके से होता है कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि $80 क्या है? सपोज $80 है, 1 रुपीज है, सॉरी $1 है $80 की मतलब कीमत। ठीक है, तो अगर हम 80 रुपीज देंगे तभी हम $1 खरीद पाएंगे, तभी हम क्या करेंगे? $1 खरीद पाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि ये फिक्स नहीं। उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि फिक्स नहीं, कभी 75 भी हो सकता है, कभी 80 भी हो सकता है, कभी 85 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ती है। ठीक है, वो बढ़ती है, किससे बढ़ती है? कि उनका जो यूएस का डॉलर है उसका कितना सेल हो रहा है, उस कंट्री का कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इस पर ये डिपेंड करता है, इस पर ये वैरी करता है कि उसका रेट किस तरीके से चेंज होगा। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। वेयर एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? जहां पर उनका एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, वो कोई मायना नहीं रखता कि वो उनकी कंट्री का कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये इन्फ्लुएंस क्यों करता है कंट्रीज की करेंसी को। ठीक है, इससे क्या होता है
गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, नो. हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, नो. रिलेटिव सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अदर करेंसीज, ठीक है, अदर करेंसीज की सप्लाई भी रिलेटिवली होती है और उसकी डिमांड भी रिलेटिव होती है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है. या फिक्स मॉनेटरी पॉलिसीज, नो. फिक्स मॉनेटरी पॉलिसीज कहाँ पर आएगा, ये आएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, ठीक है. तो व्हाट इज द आंसर, रिलेटिव सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अदर करेंसीज, ठीक है. इस पर डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट, और ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट को, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को. व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी के डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिसिएशन होना, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज, ठीक है. क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कीमत है ना वो दूसरी करेंसी, दूसरे कंट्री की करेंसी के बदले कम हो रही है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू अनदर करेंसी, ठीक है, कंपैरिजन टू अनदर करेंसी, अदर करेंसी के हिसाब से डोमेस्टिक करेंसी में क्या हो रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है. ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, ठीक है. दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डिप्रिसिएशन मतलब क्या, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका क्या होता है, वैल्यू का, वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है. ओके, अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी एम टू प्रेडिक्ट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है उसमें परचेसिंग पावर पैरिटी क्या एम करती है, थ्योरी क्या एम करती है, उसका प्रेडिक्शन क्या है, ये मुझे बताइए, ठीक है. तो अभी हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. फाइन. सो परचेसिंग पावर पैरिटी का एम क्या है, ये लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट होता है ना, उस मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है. तो थ्योरी एम टू प्रेडिक्ट अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग रन मूवमेंट्स इन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है. लॉन्ग रन मूवमेंट्स मतलब लंबे रन मूवमेंट्स, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नहीं, लॉन्ग रन मूवमेंट्स इन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, इसे कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी का एम, ठीक है, प्रेडिक्ट करता है ये इसे, ठीक है. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम what term is used to describe a deliberate government action that increases the exchange rate making a domestic currency cheaper. देखिए फिर से पढ़ती हूँ. इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसी कौन सी टर्म है जो यूज की जाती है डेलिब्रेट गवर्नमेंट के एक्शन को, जो दिखाती है कि एक्सचेंज रेट में इंक्रीज हुआ है, मेकिंग द डोमेस्टिक करेंसी चीपर, ठीक है. मैंने अभी आपको पढ़ाया था, आप फिर से मुझे बताइए. लेकिन जो पढ़ाया था और ये दो कंसेप्ट अलग है, कंफ्यूज हो गए, ठीक है. डेप्रिसिएशन हम पढ़े थे, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है इन कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, ठीक है. तो ये इसका सही आंसर नहीं है, एप्रिसिएशन तो नहीं ही है. इसका सही आंसर क्या है, देखिए डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन. देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मतलब एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, What term is used to describe deliberate government action, मतलब deliberate government action करने के लिए कौन सी टर्म डिस्क्राइब होती है, जो क्या करती है, जो इंक्रीज करती है एक्सचेंज रेट डोमेस्टिक करेंसी को चीपर बनाकर, डोमेस्टिक करेंसी को चीपर बनाकर एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करती है. इस प्रोसेस को कहते हैं डिवैल्यूएशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन, ठीक है. समझ रहे हो आप लोग, इट्स इजी. ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. ओके, देखिए किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है और डोमेस्टिक करेंसी चीपर होती है मतलब कम होती है, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं. ओके फाइन, ठीक है. अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. What is a key requirement for maintaining a fixed exchange rate in the described rate system, ठीक है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए क्या की रिक्वायरमेंट है, देखिए फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ओके, creditability that government can uphold the specified exchange rate, regular devaluation, independence from foreign exchange reserves, ठीक है. तो सही आंसर क्या है, देखिए क्या की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए, ये पूछा जा रहा है. तो अभी हम सही आंसर देखते हैं. ओके, अभी ये
तय कौन करता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहेंगी? गवर्नमेंट तय करता है। तो ये गवर्नमेंट की क्रेडिटेबिलिटी है कि वो क्या करे, वो ध्यान रखे कि वो कौन सा स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब पकड़ कर रख सकते हैं। आगे जाकर ऐसा ना हो कि वो उसे क्या करे, चेंज करते रहे, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहे, ठीक है। इसलिए ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करे, अपनी क्रेडिटेबिलिटी को पहले चेक करे कि वो किस तरीके से अपहोल्ड कर सकते हैं स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट को, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, फाइन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 23। What is the major advantage of the flexible exchange rate system? Flexible exchange rate system का major advantage क्या है, इसका फायदा क्या है? Government intervention in the market, okay. Independence in conducting monetary policies, okay. Credibility in maintaining fixed rates, okay. Regular devaluations. तो what is the advantage? Exact advantage इसका क्या है? अभी इसका जवाब क्या होगा? Government intervention in the market, no. ठीक है, ये तो इसका जवाब नहीं है। अभी देखते हैं अगला आंसर क्या हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंस इन कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। देखिए, अगर हम पर कोई दबाव नहीं होगा कि हमें हमारा एक्सचेंज रेट ऐसे चेंज ही करना है, ठीक है, सॉरी, अगर हम पर कोई दबाव, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है, तो हम हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज को क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, कंडक्ट नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का फायदा ही ये है कि वो क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंस कर सकता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को। हम इंडिपेंडेंट है कि हमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे कंडक्ट करनी। बहुत बार क्या होता है, किसी का एक्सचेंज रेट ज्यादा होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उससे एक्सचेंज नहीं कर सकते अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो तो। बट फ्लेक्सिबल हो तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर कर क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका फायदा हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज को होता है, राइट। तो हमें क्या मेजर एडवांटेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ये है कि वो इंडिपेंडेंट है अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैरेक्टराइजेस द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। नीचे दिए गए से क्या बेस्ट दिखाता है कि मैनेज जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नो। complete absence of central bank interventions, no. Combination of flexible and fixed exchange rate elements, absolute zero official reserve transaction। तो इसका सही आंसर है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एलिमेंट्स, ठीक है। कैसे, अभी हम ये देखिए, बहुत बार क्या होता है कि अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो ये हम इसे इस तरीके से मैनेज करते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहने के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे, राइट। और अगर कभी हमारा एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो जाता है किसी कंट्री का तो हम वो भी मैनेज कर सकते हैं, और कभी हमें नहीं करना है तो हम एक्सचेंज रेट को फिक्स भी रख सकते हैं। तो ये फायदा है, इस तरीके से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैनेज होता है, कॉम्बिनेशन होता है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट का, ठीक है। समझ गए आप लोग, इट्स इजी, राइट, ओके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, ठीक है। गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विजिबल गुड्स, ठीक है, इसे कहते हैं विजिबल गुड्स। और वही अगर इनविजिबल गुड्स का मतलब क्या है, अगर कोई असेट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लेबर सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो इनविजिबल गुड्स में आएंगे। और विजिबल गुड्स में क्या आएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड विजिबल गुड, ठीक है, फाइन, समझ गए आप लोग, ओके। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स देखे, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया, राइट। सबसे स्टार्टिंग में हमने कुछ टिप्स देखे जो आप लोग बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि आपके चैप्टर को 1 to 1 कवर करता है और एक साथ 2 फायदे देता है। फर्स्ट, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सेकेंड, आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हो। कंसेप्ट क्लियर, एमसीक्यू सॉल्व, कंसेप्ट क्लियर, एमसीक्यू सॉल्व, ठीक है। तो डबल फायदा है एक वीडियो के अंदर, 2 वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में आप क्या कर रहे हो, दोनों चीजों को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यही इस वीडियो में खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपके डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स देखेंगे जो सीयूईटी के लिए आए हैं, ठीक है। फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपके हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, ओके। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, करंट अकाउंट देखा, फाइनेंशियल अकाउंट देखा, कैपिटल अकाउंट देखा, ठीक है। ये सब हम अकाउंट्स हमने देखे, हमने कॉमन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट डिस्कस किया। उसके बाद हमने बहुत से फिक्स्ड रेट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब भी डिस्कस किया, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम हमारे अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप जो टिप्स मैंने दिए वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट।
Thank you everyone. Thank you so much once again. Okay. Thank you.